नमस्कार मित्रों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में आपने भारत के भौतिक प्रदेश चैप्टर के अंतर्गत उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र व भारत की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में विस्तार से सीखा था। यदि आपने पिछले वीडियो को ना देखा हो तो जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल मैदान, तटीय मैदान व द्वीपों के बारे में विस्तार से सीखेंगे। तो आइए सर्वप्रथम दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में सीखते हैं। दोस्तों, यदि मैं दक्षिण की प्रायद्वीपीय पठार की बात करूं तो यह मैदान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा भौतिक लक्षण है। यह संपूर्ण भारत के 27.7% भाग पर फैला हुआ है। यहां पर आप देख रहे हैं। दोस्तों, यदि इसको भारत के मानचित्र पर आप देखें तो यहां पर आप देख रहे हैं, यह भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। सर्वप्रथम प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार में भी अगर देखा जाए सबसे प्राचीन पठार कौन सा है तो बुंदेलखंड का पठार सबसे प्राचीन है। भारत में का सबसे प्राचीन क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र माना जाता है। तो दोस्तों, हम यहां पर प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन कर रहे हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था कि तीन तरफ से पानी से घिरे हुए भाग को प्रायद्वीप कहा जाता है। यह त्रिभुजाकार स्थिति में स्थित है, जो दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी व पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर हिंद महासागर के ही पार्ट है। दोस्तों, भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर को दो भागों में बांटता है। पूर्वी भाग को बंगाल की खाड़ी एवं पश्चिम भाग को अरब सागर कहते हैं। तो यह तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ भाग ही भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, जो सबसे प्राचीन क्षेत्र है भारत में। तो आइए इसको बहुत ही विस्तृत रूप से देखते हैं। साथ ही प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं इनको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार यह प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है, जो त्रिभुजाकार स्थिति में स्थित है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन भूखंड है। यह 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। यहां पर आप सुधार करिएगा। इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1600 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 1400 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900, यहां पर किलोमीटर लिखा हुआ है, सुधार करिएगा, 600 से लेकर के 900 मीटर है। इसे उत्खंड की उपमा दी जाती है। विवर्तनिक दृष्टिकोण से यह भारत का सबसे शांत क्षेत्र है, किंतु लातूर एवं कोयना के भूकंप ने इसकी स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। अब प्रायद्वीपीय भारत के पठार को भी शांत क्षेत्र नहीं माना जाता। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत है। इसके बाद विंध्याचल, सतपुड़ा, भारनेर, कैमूर, राजमहल व मेघालय की पहाड़ियां पाई जाती हैं। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा पूर्व में पूर्वी घाट है। इसका दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है। दोस्तों, यहां पर एक एक पॉइंट को आप समझेंगे। यह प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है, जो त्रिभुजाकार स्थिति में फैला हुआ है। दोस्तों, भूगर्भिक इतिहास में संपूर्ण महाद्वीप, सभी महाद्वीप आपस में एक विशाल भूखंड के रूप में, एक महाद्वीप के रूप में फैले हुए थे, आपस में जुड़े हुए थे, जिसको पेंजिया महाद्वीप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेंजिया महाद्वीप। और इस पेंजिया महाद्वीप के चारों तरफ एक महासागर फैला हुआ था, जिसको पैंथालासा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पैंथालासा। और ये जो पेंजिया महाद्वीप है, इसी का ड्रिफ्ट हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इसको डिस्क्राइब करती है। तो ये महाद्वीप
का विखंडन हुआ और अलग अलग 7 महाद्वीपों में बंट गया। और ये जो पैंथालासा महासागर है ये आगे चल के प्रशांत महासागर बना और विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और पहले इसका नाम पैंथालासा था। दोस्तों ये जो पेंजिया महाद्वीप है, पेंजिया महाद्वीप का विखंडन हुआ। पेंजिया महाद्वीप 2 भागों में बंट गया। जो उत्तरी भाग है इसको कहा गया अंगारा लैंड। क्या कहा गया? अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और जो दक्षिणी भाग था इसको कहा गया गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। तो दोस्तों जो भारत है यह गोंडवाना लैंड का ही भाग है जो त्रिभुजाकार स्थिति में स्थित है। इसको आप अच्छी प्रकार से याद रखेंगे। भूगर्भिक दृष्टिकोण से यह गोंडवाना लैंड का भाग है। अब इसको विश्व के मानचित्र पर आप देखेंगे, यहां पर आप देख रहे हैं अंगारा लैंड के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप एवं एशिया का भाग आता है। इनको जो है अंगारा लैंड के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। और गोंडवाना लैंड में दक्षिण अफ्रीका, गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत और यहां पर दक्षिणी पूर्वी एशिया के छोटे छोटे देश एवं ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका महाद्वीप को सम्मिलित किया जाता है। तो दोस्तों ये सभी महाद्वीप अंगारा लैंड के भी आपस में जुड़े हुए थे और गोंडवाना लैंड के भी आपस में जुड़े हुए थे। तो पहले क्या हुआ, पेंजिया महाद्वीप जो था, पेंजिया महाद्वीप आपस में टूट गया। उत्तरी भाग अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड के रूप में। इसके बाद अंगारा लैंड का भी कई भागों में विखंडन हुआ। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, इसी तरह से गोंडवाना लैंड का भी विखंडन हुआ। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत, इधर ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका। तो यहां पर उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप एवं एशिया ये अंगारा लैंड के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत, छोटे ये दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीप, ऑस्ट्रेलिया एवं यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप है, इनको गोंडवाना लैंड के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो भारत भूगर्भिक दृष्टिकोण से गोंडवाना लैंड का भाग है। दोस्तों गोंडवाना लैंड के सभी जो द्वीप हैं, जैसे महाद्वीप हैं, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये आपस में भूगर्भिक काल में जुड़े हुए थे। भारत का जो पश्चिमी भाग है यह अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। भारत अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था और ऑस्ट्रेलिया भी आपस में जुड़ा था, अंटार्कटिका भी जुड़ा था। किंतु भारत अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा था और भारत का खिसकाव उत्तर पूरब की ओर होता गया और भारत धीरे धीरे अफ्रीका महाद्वीप से अलग हो गया। अगर भारत के पश्चिमी भाग की तथा यहाँ की जो अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं, मोजाम्बिक वगैरह, इनकी दोनों की विशेषताओं को, भूगर्भिक संरचना को देखा जाए तो आपस में मिलती है। तो आपको याद रखना है भारत अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ है और जो इंडियन प्लेट है इसका खिसकाव कैसे रहा है, उत्तर पूर्व की ओर हुआ है। यह एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके बाद दोस्तों 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत यह भारतीय उपमहाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। इसको सुधारिएगा। विवर्तनिक दृष्टिकोण से दोस्तों इसको शांत माना जाता है, किंतु लातूर एवं महाराष्ट्र के कोयना के भूकंप ने इसकी स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत है। विंध्याचल, सतपुड़ा, भारनेर, कैमूर एवं राजमहल की पहाड़ियां पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राजमहल की पहाड़ियां कहां हैं, तो इसका आंसर है राजमहल की पहाड़ियां झारखंड में पाई जाती हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट व पूरब में पूर्वी घाट है। इसका दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है। तो दोस्तों इसको आप अच्छी प्रकार से समझ चुके हैं। इसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं इसका ढाल उत्तर और पूरब की ओर है। दक्षिणी भाग में इसका ढाल
इसके उत्तरी पूरब की ओर है ढाल, एवं दक्षिणी भाग में इसका ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है। यहां पूरब से पूरब है, इसको सुधार करिएगा, पश्चिम से पूरब की ओर है। ठीक है। विंध्याचल एवं सतपुड़ा की पहाड़ियां उत्तर तथा दक्षिण भारत के मध्य एक प्राकृतिक अवरोध का कार्य करती है, जहां उत्तर में आर्य संस्कृति एवं दक्षिण में द्रविड़ संस्कृति का विकास हुआ है। तो दोस्तों, विंध्याचल एवं सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी भारत को दो भागों में बांटती हैं। उत्तर में आर्य संस्कृति एवं दक्षिण में द्रविड़ संस्कृति का विकास हुआ है। नर्मदा एवं तापी भ्रंश घाटियों पर प्रायद्वीपीय पठार को दो समान भागों में बांटती है। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है नर्मदा कौन सी नदियां भ्रंश घाटियों में बहती हैं? तो नर्मदा, ताप्ती और इधर पूरब साइड में दामोदर नदी। तो नर्मदा और ताप्ती के महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में नहीं बहती है? तो इसका आंसर है दोस्तों, ऑप्शन में देगा नर्मदा, ताप्ती, दामोदर और सिंधु नदी। तो इसका आंसर रहेगा सिंधु नदी। नर्मदा एवं तापी नदियों की भ्रंश घाटियां प्रायद्वीपीय पठार को दो समान भागों में बांटती है। पहला है मध्यवर्ती उच्च भूमि और दूसरा है दक्कन का पठार। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत अरावली श्रेणी, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार एवं मेघालय के पठार का आपको अध्ययन करना है। इसी तरह से दक्कन के पठार के अंतर्गत कई पठार हैं, जिसमें सतपुड़ा श्रेणी है, महाराष्ट्र का पठार है, महानदी वेसिन है, उड़ीसा की उच्च भूमि दंडकारण्य है, तमिलनाडु का पठार है, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का आपको अध्ययन करना है। तो आइए सर्वप्रथम अरावली श्रेणी का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, अरावली यह एक अवशिष्ट पर्वत है, मतलब बहुत ही कटा छटा पर्वत है, जो विश्व का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत कौन सा है, तो इसका आंसर है भारत का अरावली पर्वत। यह 570 मिलियन वर्ष पुराना है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। यदि आप अरावली पर्वत को अच्छी प्रकार से समझना चाहते हैं तो भारत की भूगर्भिक संरचना वाले चैप्टर को आप जरूर पढ़िएगा। यह गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर दिल्ली व रायसीमा रिज तक विस्तृत है। इसकी लंबाई 300 किलोमीटर है। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो माउंट आबू में स्थित है। तो अरावली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आपको इन्हीं 4 से 5 पॉइंट को पढ़ना है, इन्हीं में से आपका प्रश्न हो जाएगा। अगर मानचित्र पर देखा जाए तो यहां पर आप देख रहे हैं, यह भारत का राजस्थान में अरावली पर्वत फैला हुआ है, जो राजस्थान को दो भागों में बांट देता है। इसके पश्चिम वाला भाग बहुत ही शुष्क है, मरुस्थल है, और पूरब में थोड़ा सा कम मरुस्थल है। ये है अरावली पर्वत। ये गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर के दिल्ली रिज तक जाता है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। कौन सी चोटी है? गुरु शिखर है, जो माउंट आबू में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यह भारत का सबसे प्राचीन, न केवल भारत का अपितु विश्व का सबसे प्राचीन वलित या फिर मोड़दार पर्वत है। दोस्तों, अगर अरावली पर्वत की बात की जाए तो एक समय भूगर्भिक इतिहास में प्राचीन समय में अरावली पर्वत यह राजस्थान से लेकर के और लक्षद्वीप समूह तक फैला हुआ था। यह बहुत ही विशालकाय पर्वत था, और जो आज के डेट में जो लक्षद्वीप समूह पाए जाते हैं, यह माना जाता है अरावली पर्वत के चोटियां जो थी, जो पानी में डूबी हुई है, उन्हीं के अवशिष्ट भाग पर प्रवाल निर्मित द्वीप लक्षद्वीप समूह विकसित हुए हैं, और कटने छटने के कारण यह पर्वत का विस्तार कम होता गया है। अब
थोड़े ही क्षेत्रफल पर राजस्थान में इसका विस्तार पाया जा रहा है। तो ये था अरावली पर्वत। इसके बाद दोस्तों दूसरा है मालवा का पठार। यह लावा से निर्मित काली मिट्टी का क्षेत्र है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली, दक्षिणी सीमा विंध्य और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित होती है। यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश व उत्तरी पश्चिम में स्थित है। मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। पठार के उत्तरी भाग में चंबल व उसकी सहायक नदियों ने बीहड़ में बदल दिया है और चंबल नदी जो है गली अपर्दन या फिर अवनलिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। यह जिस क्षेत्र में बहती है उसको पूरी तरह से बीहड़ में बदल दिया है। जैसे कि चंबल की जो घाटी है पूरी तरह से बीहड़ है, वह डाकुओं का क्षेत्र बनकर के रह गई है। पूरी जमीन उबड़ खाबड़ हो गई है, जिसको बैड लैंड टोपोग्राफी या फिर उत्खात भूमि स्थलाकृति कहा जाता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं, ये है मालवा का पठार। ये मालवा का पठार है जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में स्थित है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इसके उत्तर पश्चिम में इधर अरावली पर्वत, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत एवं पूर्वी भाग में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड क्षेत्र फैला हुआ है। यहाँ पर चंबल नदी बहती है, जिसने इस चंबल नदी ने इस क्षेत्र को काट करके पूरी तरह से बीहड़ में बदल दिया है, जो डाकुओं का क्षेत्र बनकर के रह गया है। चंबल घाटी का क्षेत्र अवनलिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। यह बार बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। कौन सी नदी अवनलिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है चंबल नदी, चंबल नदी। इसके बाद दोस्तों पूछा जाता है, जैसे ग्वालियर, भिंड, मुरैना वाला जो क्षेत्र है यह अवनलिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है। यहां पर पूरी तरह से बीहड़ में नदी ने बदल दिया है। किसी प्रकार का कोई उत्पादन यहां पर नहीं हो पा रहा है। इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं, बुंदेलखंड में चंबल एवं यमुना नदियों से अर्थात नदियों ने अवनलिका अपर्दन कर भूमि को असमतल एवं अनुपजाऊ बना दिया है। इसके बाद आप देखेंगे बुंदेलखंड, बघेलखंड, विंध्याचल। मालवा पठार का उत्तरी पूर्वी भाग बुंदेलखंड पठार के नाम से जाना जाता है। विंध्य पर्वतमाला पश्चिम से पूरब की ओर भारनेर, कैमूर, पारसनाथ की पहाड़ियों के रूप में गुजरात से लेकर के बिहार एवं झारखंड तक फैली हुई है, क्योंकि पारसनाथ की जो चोटी है यह झारखंड में फैली है। यह पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत को अलग करने वाला पर्वत है। तो यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पर्वत है जो उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है। तो इसका आंसर है विंध्याचल पर्वत। बुंदेलखंड में चंबल व यमुना नदियों से अर्थात नदियों ने अवनलिका अपर्दन कर भूमि को असमतल एवं अनुपजाऊ बना दिया है। तो दोस्तों यहां पर ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र इसको कहा जाता है बुंदेलखंड का क्षेत्र, जिसमें यूपी और एमपी के जिले शामिल किए जाते हैं। और बुंदेलखंड क्षेत्र के पश्चिम में पूरब में बघेलखंड क्षेत्र फैला हुआ है। और विंध्याचल पर्वत की बात की जाए तो यहां पर ये विंध्याचल पर्वत फैला हुआ है, जो उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है। अब बात करते हैं छोटा नागपुर का पठार। यहां से तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। यह पठार पश्चिम बंगाल के पुरुलिया तथा झारखंड राज्य में फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल का अधिकांश क्षेत्र मैदानी है, डेल्टाई है, किंतु वहां पर एक जिला है पुरुलिया जो पश्चिम बंगाल के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह पठारी भाग के अंतर्गत आता है और यह झारखंड राज्य में छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है। यहां पर महानदी, सोन,
स्वर्णरेखा, दामोदर यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। दामोदर के उत्तर में हजारीबाग का पठार एवं दक्षिण में रांची का पठार है। तो दोस्तों जो दामोदर नदी है यह छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है। उत्तर में हजारीबाग का पठार एवं दक्षिण में रांची का पठार स्थित है। यह खनिज संसाधनों से संपन्न पठार है। इसको भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है और इसे खनिजों का, भारत में खनिजों का गोदाम घर या झारखंड के खनिजों का गोदाम घर कहा जाता है। तो छोटा नागपुर के पठार को आप अच्छी प्रकार से याद रखेंगे। छोटा नागपुर का पठार मुख्य रूप से झारखंड राज्य में फैला हुआ है, ठीक है। और इसको खनिज संसाधनों से संपन्न होने के कारण इसको भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। दोस्तों रूर प्रदेश उस दिन हमने बताया था कि जर्मनी में है और जर्मनी में रूर और राइन के बीच का जो क्षेत्र है उसको रूर क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर लोहा एवं कोयला साथ साथ पाए जाते हैं, इसलिए स्टील प्लांट वगैरह एवं बड़े बड़े उद्योग धंधों का विकास जर्मनी में हुआ है। ठीक उसी तर्ज पर यहाँ पर भी झारखंड में भी बड़े बड़े स्टील प्लांट एवं संबंधित उद्योग धंधे लगाए गए हैं, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं मेघालय व मिकिर का पठार। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी भाग है, जो मालदा अंतराल मालदा गैप द्वारा भारतीय प्रायद्वीपीय पठार से अलग हो गया है। गारो, खासी, जयंतिया, बहिर्वर्ती मिकिर एवं रेगमा की पहाड़ियां मेघालय के पठार के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। तो गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में है, मिकिर एवं रेगमा की पहाड़ियां असम में पाई जाती हैं। शिलांग पठार इस क्षेत्र का उच्चतम शिखर है। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां कहां पाई जाती हैं, तो इसका आंसर है मेघालय में पाई जाती है। और अगर आपसे पूछा जाता है गारो, खासी, जयंतिया जनजातियां कहां पाई जाती हैं, तो भी इसका आंसर है मेघालय में, क्योंकि जनजातियों के नाम के आधार पर इन पहाड़ियों का नामकरण किया गया है। मिकिर एवं रेगमा की पहाड़ियां याद रखिएगा असम में पाई जाती हैं। इन सभी पहाड़ियों को मैंने आपको पूर्वांचल पहाड़ियों के अंतर्गत अच्छे प्रकार से समझाया था। एक यहां पर महत्वपूर्ण बात है कि मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही उत्तरी पूर्वी भाग है, जो मालदा अंतराल के द्वारा, मालदा गैप के द्वारा भारतीय प्रायद्वीप से अलग हो गया है। तो अब इसको आप भारत के मानचित्र पर देखेंगे। दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं कि जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है इसका विस्तार इस प्रकार से था ये, और ये पठार इधर मेघालय पठार से थोड़ा सा और आगे असम तक यह पठार ऐसे करके फैला हुआ था। इसकी आकृति इस प्रकार से थी। किंतु क्या हुआ दोस्तों, भू संचलन के कारण एक भ्रंश बन गया। भ्रंश, यहां पर एक भ्रंश बन गया। पहली बात तो आप भ्रंश समझ लीजिए, जैसे कोई चट्टान है और चट्टान में दोनों तरफ से खिंचाव उत्पन्न होता है, तो चट्टान बीच से टूट जाती है और फिर क्या होता है, बीच वाला भाग नीचे धंस जाता है। इसको क्या कहा जाता है, भ्रंश कहा जाता है। तो दोस्तों यहां पर क्या था, पहले प्रायद्वीपीय भारत का पठार इस प्रकार से यहां मेघालय एवं असम तक फैला हुआ था। किंतु क्या हुआ, यहां पर एक भ्रंश पड़ गया जिसको मालदा गैप कहते हैं। यहां पर दोस्तों क्या हुआ, जब यहां पर भ्रंश पड़ गया तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार था ये यहां से टूट गया और यहां पर एक बहुत बड़े खाई का, गहरे गर्त का निर्माण हो गया और मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय भारत के पठार से अलग हो गया। किंतु आप याद रखिएगा, जो मेघालय का पठार है यह प्रायद्वीपीय भारत के पठार का अंग है, न कि हिमालय का है। तो पूर्वांचल की पहाड़ियों के अंतर्गत इन सभी को आपने भले पढ़ लिया है, लेकिन आपको नोट करके याद रखना है, मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय भारत के पठार का अंग है, जो मालदा गैप के द्वारा, भ्रंश के द्वारा अलग हो गया है। और असम की रेगमा एवं मिकिर की पहाड़ियां भी पठारी भाग का अंग
मानी गई है। इसके बाद दोस्तों अब आता है दक्कन का पठार। तो दक्कन का जो पठार है यहां पर आप देख रहे हैं, ये जो पूरा पठार दक्षिण में त्रिभुजाकार स्थिति में है, इसको दक्कन का पठार कहते हैं। ये पूरा इतना पठार है दक्षिण में, इसको दक्कन का पठार कहा जाता है। और दक्कन के पठार के अंतर्गत कई पठार सम्मिलित किए जाते हैं। इन्हीं को आपको एक एक करके विस्तार के रूप में पढ़ना है। दक्कन का पठार यह त्रिभुजाकार पठार पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों, सतपुड़ा, मैकाल तथा राजमहल पहाड़ियों के मध्य 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह महाराष्ट्र के अधिकांश भाग में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में फैला है। इसका निर्माण क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी के उद्गार के द्वारा हुआ है। कब? क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी के उद्गार के द्वारा हुआ है। दक्कन को पठार को निम्न भागों में, कई भागों में बांटा जाता है। पहला है दोस्तों, पहले भी हमने बताया था कि यहां पर जो भारत का प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, यहां पर क्या हुआ था, क्रिटेशियस युग में एक दरारी ज्वालामुखी का उद्गार 2 रूपों में होता है, एक केंद्रीय उद्गार और दूसरा होता है दरारी उद्भेदन। तो दोस्तों यहां पर क्या हुआ, एक बहुत, जब भारत अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ तो यहां पर एक बहुत बड़ी दरार फैल गई और इस दरार से मटेरियल बाहर निकलने लगा। तब क्या हुआ, ये जो मटेरियल है यह दूर, यहां पर पहले फैल गया, यहां काफी दूर तक फैल गया। इसके बाद जब फिर से उद्गार हुआ तो मटेरियल थोड़ा सा यहां तक फैल गया। इसके बाद फिर उद्गार हुआ तो यहां पर, इसके बाद फिर उद्गार हुआ तो यहां पर, इसके बाद फिर उद्गार। कुल मिलाकर के जो दरार के पास का क्षेत्र है वहां पर बार बार जमा हुआ है, इसलिए दरार के पास का क्षेत्र मोटा होगा और जैसे ही दरार के दूर दूर हम चले जाते हैं तो फिर यह क्षेत्र पतला होता जाता है। तो यहां पर पतला है और ये वाला ऊंचा है, ये वाला और ऊंचा है, ये वाला और ऊंचा है और ये वाला और ऊंचा है। इस प्रकार से एक ट्रैप की आकृति बनती है, यानी सीढ़ी नुमा आकृति बनती है, इसलिए इसको दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्कन ट्रैप, क्योंकि इसका जमाव सीढ़ी नुमा हुआ है, इसलिए इसको दक्कन ट्रैप भी कहते हैं। तो ये है आपका दक्कन का पठार। तो आइए दक्कन के पठार के अंतर्गत देखते हैं किन किन पठारों का अध्ययन आपको करना है। तो दक्कन के पठार का निर्माण किस युग में हुआ था? क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी के उद्गार के द्वारा हुआ था, इसको आपको याद रखना है। तो पहला है यहां पर सतपुड़ा श्रेणी। पहले सतपुड़ा श्रेणी को देखेंगे। यह पर्वतमाला नर्मदा एवं तापी नदियों के बीच पश्चिम से पूरब की ओर फैली हुई है। याद रखिएगा, नर्मदा एवं तापी नदियों के बीच में पश्चिम से पूरब की ओर फैली है। यह पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व दिशा में आगे सतपुड़ा, महादेव, मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार तक फैली हुई है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? तो झारखंड में है। राजमहल की पहाड़ियां कहाँ है? झारखंड में है। तो कैसे है? यह राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर के सतपुड़ा, महादेव, मैकाल से होते हुए छोटा नागपुर के पठार तक फैली हुई है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 है। यह मध्य प्रदेश में है और जो महादेव पर्वत पर फैली हुई है। सतपुड़ा पर्वत कई श्रेणियों में है, आपने देखा है, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, ठीक है। तो इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण चोटी है वह महादेव पर्वत पर फैली हुई है, जो सतपुड़ा पर्वत की ही एक श्रृंखला है। कितनी ऊंचाई है? 1350। इसको आप अच्छे प्रकार से याद रखिएगा। सतपुड़ा पर्वत की सबसे चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। इसके बाद धूपगढ़ के समीप मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थल पचमढ़ी स्थित है। मैकाल का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है और अमरकंटक की ऊंचाई 1066 मीटर है, जो सतपुड़ा पर्वत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं,
इसके पास से सोन, नर्मदा, ताप्ती। इसको यदि आप शॉर्टकट में ट्रिक के माध्यम से याद करें तो आपसे मैं पूछूं कि सोनम नदियां कौन कौन सी नदियां, 3 नदियां आप याद रखोगे। सोनम नदियां अमरकंटक से निकलती हैं, सोन, नर्मदा और ताप्ती। सोनम याद करने से आपको यह फायदा होगा, कई बार आपसे पूछ लेता है प्रश्न, निम्न नदियों में से कौन सी नदी अमरकंटक के पास से नहीं निकलती है। तो सोनम नदियां अमरकंटक से निकलती हैं और पहला ऑप्शन में सोन होगा, फिर नर्मदा होगा और फिर महानदी होगा और इसके बाद एक और नदी ताप्ती दे देगा तो आप कहोगे यह नदी अमरकंटक से नहीं निकलती। तो इस प्रकार से आप यदि सोनम याद रखेंगे तो आपको तीनों नदियां अमरकंटक से जो निकलती हैं अच्छी प्रकार से याद रहेंगी। तो ये है। इसके बाद दोस्तों अगला आता है महाराष्ट्र का पठार। इसका विस्तार कोंकण सह्याद्री, दोस्तों पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है, पश्चिमी घाट को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र में फैला है। अधिकांश महाराष्ट्र में दक्कन ट्रैप फैली है। अभी मैंने बताया था दक्कन ट्रैप क्या है, यह बेसाल्ट लावा प्रवाह के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। अजंता की पहाड़ियां, बालाघाट एवं हरिश्चंद्र श्रेणी यहां पर फैली हुई है। वह सतमाला की पहाड़ियां भी यहां पर फैली हैं। इसके बाद आता है उड़ीसा उच्च भूमि। यहां पर अगर आपसे पूछा जाता है गढ़जात की पहाड़ियां कहां हैं, तो यह उड़ीसा में है। गढ़जात की पहाड़ियां उत्कल तट के सहारे फैली हैं और उत्कल तट उड़ीसा तट को कहा जाता है। यहां पर मलयागिरी जिसकी ऊंचाई 1169 मीटर है, वह मेघासानी 1557 मीटर आदि अन्य शिखर यह उड़ीसा में फैली हुई है। तो उड़ीसा में आपको याद रखना है मलयागिरी श्रेणी और गढ़जात की पहाड़ियां उड़ीसा में फैली हुई हैं। इसके बाद आता है महानदी बेसिन। महानदी बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़ में है। कहां है? छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाता है महानदी बेसिन को। इसकी उत्तरी सीमा लोरमी पठार, यहां पर लैरमी लिखा है, लोरमी पठार व पेंड्रा पठार व छुरी पहाड़ियों व रायगढ़ द्वारा निर्धारित होती है। आपसे पूछा जाए पेंड्रा पठार कहां है, तो छत्तीसगढ़ में। छुरी की पहाड़ियां कहां है? छत्तीसगढ़ में। इनको आप याद रखिएगा। पश्चिम में मैकाल श्रेणी व दक्षिण में राजहरा पहाड़ियां फैली हुई है। दोस्तों छत्तीसगढ़ में डल्ली राजहरा की जो पहाड़ियां हैं यह लोहे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। यहां से उच्च कोटि का लोहा निकाला जाता है डल्ली राजहरा की पहाड़ियों से। अब बात करते हैं दंडकारण्य। इसका विस्तार उड़ीसा में कोरापुट कालाहांडी जिला में, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में व आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिला में, जिसके अंतर्गत विशाखापट्टनम एवं श्रीकाकुलम शामिल हैं। तो कई बार यह प्रश्न पूछा गया है दंडकारण्य का विस्तार कहां है, तो दंडकारण्य का विस्तार उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में फैला है और अधिकांश दंडकारण्य छत्तीसगढ़ में है। दोस्तों यह दंडकारण्य क्षेत्र रामायण काल से ही प्रसिद्ध रहा है। यहीं पर जो है शूर्पणखा थी उसकी नाक दंडकारण्य क्षेत्र में ही कटी थी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कर्नाटक का पठार। यह पठार कर्नाटक तथा केरल के कुछ भाग पर विस्तृत है। मुल्यानगिरी तथा बाबा बूदन की पहाड़ियों का सर्वोच्च तथा कुद्रेमुख द्वितीय सर्वोच्च शिखर है। दोस्तों ये जो बाबा बूदन की पहाड़ियां हैं यह कर्नाटक में है, लोहे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह से कुद्रेमुख क्षेत्र भी कर्नाटक में है जो लोहा खनन के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं तमिलनाडु का पठार। यह पठार दक्षिणी सह्याद्री मतलब पश्चिमी घाट तथा तमिलनाडु तटीय मैदानों के मध्य स्थित है। जवादी, शिवराय, पंचामलाई पहाड़ियां यहां पर फैली हुई है। आपसे पूछा जाए जवादी, शिवराय और पंचामलाई की पहाड़ियां कहां हैं, तो तमिलनाडु पर यह पहाड़ियां फैली हुई है। तो आइए इन सभी को एक बार मानचित्र पर देखते हैं।
यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है आपका, यहाँ पर अरावली पर्वत था और ये है मालवा का पठार। मालवा के पठार के दक्षिण में विंध्याचल पर्वत है। इसके बाद यहाँ पर ये जो पठार है, छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर के पठार का मुख्य विस्तार झारखंड राज्य में पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर मेघालय का पठार है। मेघालय के पठार में गारो, खासी, जयंतिया नामक पहाड़ियां पाई जाती हैं और इधर असम में मिकिर एवं रेगमा की पहाड़ियां हैं। इनको भी पठार के अंतर्गत ही अध्ययन करना होता है। इसके बाद ये है महाराष्ट्र का पठार। यह मुख्य रूप से दक्कन ट्रैप का भाग है जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा प्रवाह के द्वारा बना हुआ है। कर्नाटक में कुद्रेमुख की पहाड़ियां हैं जो लोहा खनन के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह से बाबा बुदन की पहाड़ियों से भी लोहा निकाला जाता है। इसके बाद दंडकारण्य क्षेत्र है। दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ और उड़ीसा व आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। इसका मुख्य विस्तार छत्तीसगढ़ राज्य में है। इसके बाद दोस्तों तेलंगाना का पठार। तेलंगाना आप जानते हो, तेलंगाना का पठार तेलंगाना राज्य में फैला हुआ है। इसके बाद यहाँ पर तमिलनाडु का पठार है। जवादी, शिवराय एवं पंचमलाई की पहाड़ियां तमिलनाडु में पाई जाती हैं और ये कर्नाटक का पठार है। दोस्तों ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसके पश्चिमी भाग में सह्याद्री पर्वत है जिसको पश्चिमी घाट कहा जाता है। यह सह्याद्री पर्वत है। यह हिमालय के बाद भारत का दूसरा सबसे अधिक लंबाई पर स्थित पर्वत है। दूसरा क्या है, इधर प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में पूर्वी घाट पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री कहा जाता है। यहां पर मानचित्र में दिया हुआ है मुख्य पठारों को। बुंदेलखंड का पठार, कच्छ का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार और यहाँ पर ये दक्कन का पठार मुख्य रूप से महाराष्ट्र में भी है। मुख्य रूप से तो महाराष्ट्र में है किंतु इसका विस्तार महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। इसके बाद ये तेलंगाना का पठार तेलंगाना में और ये कर्नाटक का पठार है। इसके बाद यहाँ की जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं इनके बारे में भी आप देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अरावली पर्वत श्रेणी यहाँ पर फैली हुई। कौन सी पर्वत श्रेणी है? अरावली पर्वत श्रेणी है। इसके बाद क्या है, यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी और बिंद पर्वत श्रेणी के बीच में अभी मैंने बताया था यहाँ पर मालवा का पठार है। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। उत्तरी एवं दक्षिणी भारत को बांटती है। इसके उत्तर में आर्य संस्कृति, दक्षिण में द्रविड़ संस्कृति का विकास हुआ था। साथ ही यह भारत को जो है एक जल विभाजक के उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है। इसके उत्तर में सिंधु एवं गंगा नदी का तंत्र है और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं उनका अपवाह तंत्र फैला हुआ है। इस प्रश्न को भी आप याद रखेंगे। इसके बाद अन्य जो पर्वत श्रेणियां हैं जैसे कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों का विस्तार सतमाला पर्वत श्रेणी जो गुजरात में है। इसके बाद सतपुड़ा श्रेणी, फिर महादेव श्रेणी, फिर मैकाल श्रेणी तक इसका विस्तार पाया जाता है। ये सतपुड़ा श्रेणी के ही पर्वत हैं। कौन कौन से? सतमाला, सतपुड़ा, महादेव और मैकाल। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 1350। इसकी ऊंचाई है 1350। यह महादेव पर्वत श्रेणी पर स्थित है। दूसरी महत्वपूर्ण श्रेणी है अमरकंटक जो मैकाल श्रेणी में स्थित है। और यहां से तीन नदियां सोनम नदियां, सोन नर्मदा एवं महानदी नदियां निकलती हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर महाराष्ट्र में बताया था बालाघाट श्रेणी है और हरिश्चंद्र श्रेणी है, महाबलेश्वर श्रेणी है। ये तीनों जो है महाराष्ट्र में स्थित है और अजंता की पहाड़ियां भी महाराष्ट्र में स्थित हैं। यहाँ पर महादेव की जो पहाड़ियां हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर
स्थित हैं। इसके बाद उड़ीसा में आपने देखा था मलयागिरी, यहां पर राजमहल की पहाड़ियां मैंने बताया था झारखंड में है, याद रखिएगा, बहुत पूछता है। और जो गढ़जात की पहाड़ियां हैं, गढ़जात की पहाड़ियां उड़ीसा में पाई जाती हैं। मलयागिरी की पहाड़ियां उड़ीसा में और नयागढ़ की पहाड़ियां भी उड़ीसा में पाई जाती हैं। अब इसके बाद यहां पर जो पर्वत श्रेणियां फैली हुई है, यह पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट की पर्वत श्रेणियां फैली हैं। तो यहां पर जो पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियां हैं, इनको आप जो है एक एक करके देखेंगे। तो पहले इनको पढ़िए, इसके बाद जो है एक एक श्रेणियों के बारे में आप देखेंगे। तो पहले है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, सह्याद्री पर्वत के नाम से जानते हैं। यह उत्तर में तापी नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। कहां से? तापी नदी के मुहाने से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी के तक जो है 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। मैंने बताया है भारत में हिमालय के बाद सर्वाधिक लंबाई पर फैली पर्वत श्रेणियां हैं, दूसरे नंबर पर है। पहला कौन सा है? हिमालय। इसके बाद हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में पश्चिम से पूरब की ओर फैला हुआ है और ये जो है उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट के रूप में 1600 किलोमीटर की लंबाई पे विस्तृत है। इसके बाद हिमालय के बाद यह भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसके बाद वास्तव में यह वास्तविक पर्वत नहीं है, इसको प्रायद्वीपीय पठार का ही एक अंग माना जाता है। दोस्तों, इसकी ज्यादा ऊंचाई भी नहीं है और इसको कई विद्वान इसको पर्वत नहीं मानते हैं, इसको एक तरह से एक घाट के रूप में मानते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का ही एक यह अंग माना जाता है। इसके बाद कलसुबाई, महाबलेश्वर, पुष्पगिरी यहाँ की महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां। कौन कौन सी? कलसुबाई, महाबलेश्वर, पुष्पगिरी यहाँ की महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां हैं। इसके बाद नीलगिरी एक पर्वत ग्रंथि है जहां पूर्वी एवं पश्चिमी घाट आकर के मिलती हैं। दोस्तों, पर्वत ग्रंथि किसे कहते हैं? जहां पर कई पर्वत श्रेणियां आकर के आपस में मिलती हैं, इसको पर्वत ग्रंथि या फिर एक गांठ कहा जाता है। तो नीलगिरी पर्वत एक ग्रंथि है जहां पर पूर्वी एवं पश्चिमी घाट आकर के मिलते हैं। जैसे क्या है, ये नीलगिरी ऐसे ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, एक तरफ से यहाँ पर पश्चिमी घाट और दूसरी तरफ से पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट दूसरी तरफ से पूर्वी घाट आकर के मिलते हैं। इस प्रकार से नीलगिरी एक पर्वत ग्रंथि के रूप में है। इसके बाद इसका सर्वोच्च चोटी जो है दोदो बेटा है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदो बेटा है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, जो भारत के दक्षिण का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। याद रखिएगा, दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर दोदो बेटा है जो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। इसके बाद दोस्तों, नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। और नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी पर्वत एक ग्रंथि है, मतलब नीलगिरी भी एक ग्रंथि है और दक्षिण में अन्नामलाई पर्वत ग्रंथि है। इसका निर्माण उत्तर में अन्नामलाई पहाड़ियां, उत्तर पूर्व में पालनी पहाड़ियां एवं दक्षिण में इलायची पहाड़ियों के द्वारा हुआ है। इसके बाद अन्नामलाई पर्वत की सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुड़ी है। कौन सी है? अन्नाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह भारत की दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी। किस पर्वत पर है? तो यह अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पर स्थित है। इसके बाद दोस्तों, कार्डामम की पहाड़ियां यानी इलायची की पहाड़ियां तमिलनाडु एवं केरल सीमा पर स्थित हैं। इसके बाद दक्षिण में नागर कोयल की पहाड़ियां पाई जाती हैं। इसके बाद थाल घाट, कौन कौन से? थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिनकोट्टा दर्रे जो है यहां पर पश्चिमी घाट पर्वत पर स्थित हैं। थाल घाट पर्वत और भोर घाट पर्वत, यहां पर पर्वत दर्रा, थाल घाट पर्वत दर्रा और भोर घाट दर्रा ये महाराष्ट्र में है। और पाल घाट और सिनकोट्टा यह जो है केरल में स्थित है। ये दो दर्रे, इनको आप अच्छी प्रकार से याद रखेंगे।
दर्रों को हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। यद्यपि दर्रों उसमें हिमालय के पर्वत मुख्य थे और मुख्य दर्रे हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं, किंतु दक्षिण भारत के 2-4 दर्रे थे और उनको हिमालय के अंतर्गत ही मैंने पढ़ा दिया था। तो आइए अब इन सभी को आप जो है मानचित्र के सहारे अच्छी प्रकार से समझेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं ये पश्चिमी घाट पर्वत है जिसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है और इधर ये पूर्वी घाट पर्वत है। तो पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में अभी हमने बताया है। इस पर्वत का विस्तार, पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार नर्मदा नदी के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो यहां पर दोस्तों ये नर्मदा नदी यहां पर गिरती है, नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है और यहां से लेकर के दक्षिण में पूरा कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट का विस्तार है। यहां पर कन्याकुमारी तक ये पूरा पश्चिमी घाट का विस्तार है। इसकी पर्वत श्रेणियों के बारे में हमने बताया था कि यहां पर हरिश्चंद्र, महाबलेश्वर और यहां पर ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, और कर्नाटक में 3 पहाड़ियां हैं। सॉरी, पहले महाराष्ट्र में देख लीजिए, बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र पहाड़ी और महाबलेश्वर, ये तीनों कलसुबाई, ये तीनों जो है महाराष्ट्र में है। कलसुबाई हरिश्चंद्र श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों में कौन कौन सी हैं? यहां पर बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं, चित्रदुर्ग है, गिर की पहाड़ियां हैं, ये यहां पर फैली हुई है। इसके बाद यहां पर मैंने बताया था कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी एक जो है पर्वत ग्रंथि है जहां पर पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट पर्वत आकर के मिलते हैं। ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण नोट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे कि दक्षिण कौन सी पर्वत श्रेणी है जहां पर पश्चिमी घाट पर्वत एवं पूर्वी घाट पर्वत आपस में आकर के मिलते हैं। तो इसका आंसर है नीलगिरी की पहाड़ियां। यहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां दी हुई है, यहां पर पश्चिमी घाट पर्वत एवं पूर्वी घाट पर्वत दोनों आपस में आकर के मिलते हैं नीलगिरी पर्वत ग्रंथि पर। दोस्तों, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी दोदो बेटा है जो दक्षिण भारत की दूसरे सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद अगला है नीलगिरी पर्वत ग्रंथि के दक्षिण में एक और अन्नामलाई पर्वत ग्रंथि भी है। यहां पर देख रहे हैं, यहां पर ये अन्नामलाई पर्वत श्रेणियां हैं और इधर से पालनी पहाड़ियां हैं और इधर से इलायची की पहाड़ियां आती हैं, इसलिए यहां पर अन्नामलाई पर्वत ग्रंथि का निर्माण होता है। और यहां पर अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है, यहां पर आप देख रहे हैं अन्नामलाई है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है अन्नाई मुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? अन्नाई मुड़ी, जो अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। इसके बाद यहां पर सबसे दक्षिण में इलायची की पहाड़ियां जिनको कार्डामम की पहाड़ियां कहा जाता है, यह केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है पश्चिमी घाट पर्वत यानी सह्याद्री पर्वत आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह पर्वत जो है हिमालय के बाद दूसरा भारत का दूसरा सबसे अधिक लंबाई पर फैला हुआ पर्वत है। इसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद दोस्तों यहां पर 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियों के बारे में मैंने बता दिया है। ये भी बता दिया है कि इसको सह्याद्री पर्वत कहा जाता है और ये भी बता दिया है कि इसको पर्वत बहुत सारे विद्वान नहीं मानते हैं, इसको प्रायद्वीपीय पठार का एक अंग ही, एक भाग ही, इसको प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग माना जाता है। इसके बाद दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात यही है कि कौन सी ऐसी पर्वत श्रेणी है जहां पर पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं। तो इसका आंसर है नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियों पर पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदो बेटा, यह जो है नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। इसके बाद दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर है अन्नाई मुड़ी, यह अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है दोस्तों,
किन पहाड़ियों पर? अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा दो दर्रों के बारे में। तो थाल घाट एवं भोर घाट दर्रे ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी पर ही है, यह महाराष्ट्र में स्थित है। कौन से है? थाल घाट और भोर घाट। थाल घाट से क्या है, यहां पर पश्चिम तट से इधर जो है मुंबई हो करके और इधर नागपुर जाने का रास्ता है, और भोर घाट से पुणे से होकर के इधर जो है यहां जाने का रास्ता है। इसके बाद दो रास्ते यहां पर हैं। यहां पर नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में पालघाट दर्रा है। कौन सा दर्रा है? यहां पर पालघाट दर्रा है। और इसके बाद अन्नामलाई पहाड़ियों एवं इलाची पहाड़ियों के बीच में यहां पर सिलकोट्टा दर्रा है। कौन सा दर्रा है? सिलकोट्टा दर्रा है। इनको आप अच्छे प्रकार से याद रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं अब पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियों की। तो महानदी को दक्षिण में उत्तर पूर्व दिशा में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 1300 किलोमीटर की लंबाई में नीलगिरी पहाड़ियां स्थित हैं। कहां से? महानदी के दक्षिण से, इसको सुधारिएगा, महानदी के दक्षिण में उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर, उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 1300 किलोमीटर की लंबाई में नीलगिरी पहाड़ियों तक विस्तृत है। क्योंकि नीलगिरी पहाड़ियों पर पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट आपस में मिल जाते हैं। नदी अपरदन के कारण यह पर्वत विच्छिन्न रूप से अलग अलग हो गया है, कट गया है। जो पश्चिमी घाट पर्वत है वह निरंतर है, सतत रूप में है। इसका भी ज्यादा कटाव उस हिसाब से नहीं हुआ जितना कटाव पूर्वी घाट पर्वत का हुआ है। पूर्वी घाट पर्वत को काट काट करके नदियों ने पूरी तरह से मैदान में बदल दिया है। इसके बाद दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर इन पहाड़ियों को नीलगिरी, दक्षिण से उत्तर की ओर, तो दक्षिण में क्या कहते हैं? नीलगिरी, फिर उत्तर में पालकोंडा, फिर नल्लामलाई, फिर जवादी और फिर शिवराय पहाड़ियों के रूप में इनको जाना जाता है। दक्षिण से यहां पर दिया हुआ है। अगर उत्तर की ओर से देखें तो शिवराय, जवादी, नल्लामलाई, पालकोंडा और नीलगिरी पहाड़ियां पाई जाती हैं। इसके बाद दोस्तों पूर्वी घाट का उच्चतम शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट का उच्चतम शिखर विशाखापत्तनम चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1680 मीटर है। जबकि दूसरी सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। तो दोस्तों ये जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों यहां पर अब महत्वपूर्ण जो है पश्चिमी घाट पर्वत भी हो गया और पूर्वी घाट पर्वत भी हो गया। अब क्या है, जो संपूर्ण भारत के पर्वतों को आपने पढ़ा है और महत्वपूर्ण चोटियों के बारे में अब देखते हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण चोटियों के बारे में आप देखते हैं। हिमालय पर्वत के अंतर्गत तो हिमालय की चोटियों के बारे में मैंने विस्तार से बता दिया था, और आज के इस वीडियो में आप प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण चोटियों के बारे में देखेंगे। हिमालय की पर्वत चोटियों के बारे में आज चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा दिया था, और इसको यदि आप हिमालय की चोटियों के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। यहां पर दोस्तों मैंने बताया था अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, और गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर है। यह माउंट आबू में स्थित है। इसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो मैकाल पहाड़ियों पर स्थित है, और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद दूसरी सतपुड़ा पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। अमरकंटक से सोनम नदी, सोन, नर्मदा एवं महानदी निकलती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। याद रखिएगा कितनी है? 1365 मीटर। तो 1350 और 1365
65 में कंफ्यूज मत रहोइएगा। धूपगढ़ की ऊंचाई 1350 मीटर है, जबकि पारसनाथ छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। यह झारखंड टीजीटी में एक बार पूछा गया है। इसके बाद दोस्तों यहां पर पश्चिम घाट की जो चोटी है महाराष्ट्र में है कलसुबाई। कौन सी है? कलसुबाई 1664 मीटर ऊंची है। इसके बाद महाबलेश्वर। तो कलसुबाई और महाबलेश्वर श्रेणियां कहां पाई जाती हैं? यह महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसके बाद ब्रह्मगिरी चोटी, जो ब्रह्मगिरी की चोटी है यहां से कावेरी नदी निकलती है। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी निकलती है। इसके बाद कुद्रेमुख एवं ये दोनों चोटियां कर्नाटक राज्य में स्थित है। कुद्रेमुख से लोहा खनन किया जाता है। इसके बाद दोस्तों दोदो बेटा चोटी यह केरल एवं तमिलनाडु सीमा पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों की चोटी है और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुड़ी है, जो अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। इसके बाद भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी कौन सी है? तो यह महेंद्रगिरी चोटी है, जो कार्डामम पहाड़ियों पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है दक्षिणी भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो इसका आंसर है कार्डामम पर्वत श्रेणी। और सबसे दक्षिणी पर्वत चोटी कौन सी है, तो इसका आंसर है महेंद्रगिरी। यह जो है सबसे दक्षिणी पर्वत चोटी है। इसके बाद अगस्त्यामलाई पर्वत श्रेणियां तमिलनाडु एवं केरल सीमा पर स्थित है। इसके बाद दोस्तों महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी की बात की जाए तो एक महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी तो आप यहां देख रहे हैं, भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है जो कार्डामम पहाड़ियों पर स्थित है। और दूसरी महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी यहां पर उड़ीसा राज्य में भी स्थित है और मेघासानी की पहाड़ी भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ये थी दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण पहाड़ियां। इनमें जो है मैंने पहले ही बताया है मेघालय की पहाड़ियों को भी आपको पढ़ना है पठार के अंतर्गत। तो नोक रेक की जो पहाड़ियां हैं यह खासी पहाड़ियों पर स्थित है और गारो खासी जयंतिया मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसको कहते हैं नोक रेक। यह मेघालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद सारामती, यह नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। ब्लू माउंटेन, यह मणिपुर की जो पहाड़ियां हैं उनको लुसाई पहाड़ियां कहा जाता है और लुसाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी ब्लू माउंटेन है। इनको आप अच्छी प्रकार से याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों गोरखनाथ की चोटी है, गोरखनाथ की चोटी। तो ये योगी महाराज जी के संसदीय क्षेत्र में मत लगा दीजिएगा, गोरखपुर में कृपा करके मत लगाइएगा, क्योंकि आपको, मुझे उम्मीद है कि आप गोरखपुर में लगा सकते हैं। और गोरखनाथ की जो चोटी है गुजरात में कठियावाड़ क्षेत्र में है। तो कहाँ है? गोरखनाथ की चोटी गुजरात में है। यह गिरी पहाड़ियों की चोटी है। इसके बाद दोस्तों अंडमान निकोबार की भी महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां हैं, इनको भी याद रखिएगा। जैसे अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है वह सैडल पीक है। कौन सी है? सैडल पीक है। यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। इसकी ऊंचाई 738 मीटर है। इसके बाद माउंट डियोबोली मध्य अंडमान में है, 515 मीटर है। इसके बाद ये सब भूल जाइए, यहाँ पर माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान में स्थित है और माउंट थुलियार ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो पर्वत चोटी है, आपसे पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो इसका आंसर है सैडल पीक। और सैडल पीक की ऊंचाई 738 मीटर है। यह आपसे पूछा जा सकता है। और माउंट थुलियार भी पूछा जाता है कि यह चोटी कहाँ है, तो इसका आंसर है यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो दोस्तों हिमालय की पर्वत चोटियां आपने पिछले वीडियो के अंतर्गत पढ़ा था। आज आपने प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण चोटियों को भी देखा है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। दोस्तों मुझे उम्मीद है
यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत ही विस्तृत रूप से और बड़े ही सरलतम तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। आपके अतिशीघ्र असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद।